अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनेद आजम। नाज़रीन, महंगी बिजली और भारी टैक्सेस के खिलाफ ताजरों की जानिब से मुल्क भर में आज शटर डाउन हड़ताल की गई, जिसमें ताजरों को अपोजिशन की कुछ जमातों की भी हिमायत हासिल थी। ताजरों को अप्रैल में नाफिज की जाने वाली ताजिर दो स्कीम और फिर हाल ही में आयद किए गए नए टैक्सेस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ताजरों ने ताजिर दोस्त स्कीम के जरिए टैक्स नेट पर आने से साफ इनकार कर दिया है। जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल का ताजरों की हड़ताल पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहना था कि हुकूमत किसी सूरत ताजरों के दबाव में नहीं आएगी, रिटेलर्स को हर सूरत टैक्स नेट में आना पड़ेगा। ताजरों की आज की हड़ताल कैसी रही और क्या हुकूमत इनके दबाव में आएगी, या फिर जिस तरह राना एहसान अफजल कह रहे हैं कि हुकूमत हर सूरत में ताजरों को टैक्स नेट में लाने में कामयाब होगी। प्रोग्राम के पहले हिस्सा पर इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाकर 23 करने का फैसला कर लिया है और कौमी असम्बली के आइंदा इजलास में इस हवाले से बिल पेश किया जाएगा। हुकूमत जजेस की तादाद क्यों बढ़ाना चाहती है, ये एक यकीनी तौर पर बड़ा सवाल है। इस मकसद को ज़ेर इल्तवा केसेस का बोझ कम करना है या फिर मामला कुछ और है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा पीटीआई 8 सितंबर के जलसे को लेकर बड़ी पुरउम्मीद दिखाई देती है और दावा कर रही है कि जलसे में 3 से 4 लाख अफराद शिरकत करेंगे। और आज इस हवाले से एडवोकेट जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यकीन दहानी भी करवाई है कि 8 सितंबर को पीटीआई को जलसा करने की इजाजत मिल जाएगी। अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार पीटीआई 8 सितंबर को कामयाब पावर शो कर सकेगी, यकीनन ये एक अहम सवाल है। इसके अलावा नवाज शरीफ भी एक मरतबा फिर लंदन के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। इन तमाम टॉपिक्स पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं रिजवान रजी साहब, इसा राना साहब, इस्लामाबाद स्टूडियो से अनवर रजा साहब और आमिर सईद अब्बासी साहब। सबसे पहले मैं अनवर रजा साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा कि आज शहर इक़्तिदार में भी हड़ताल रही है और ताजरों के बड़े बड़े बयानात भी सामने आते रहे हैं। इवन के इस्लामाबाद के ताजर कहते हैं कि 5 वुज़रा की कमेटी बनाई जाए और उनसे बात की जाएगी। तो आप क्या देख रहे हैं कि आज की हड़ताल कामयाब रही है, और जैसा कि वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर ने फरमाया है कि हुकूमत तो दबाव में नहीं आने वाली। जुनेद, बहुत शुक्रिया। देखिए, आज की जो हड़ताल थी वो मुकम्मल तौर पर कामयाब थी, क्योंकि इसे वाकई शटर डाउन कहा जा सकता है। कोई गली, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं था जहां पर कोई दुकान खुली हो, तमाम दुकानें बंद थीं और ताजरों ने वाकई ये साबित किया कि उनका जो ये शटर डाउन का हड़ताल का दावा था वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। अब आते हैं टैक्स नेट की तरफ और हुकूमत के दावों की तरफ और ताजरान की तरफ। देखिए, इस तरह के जो मामला होते हैं ये बहुत संगीन मामला है, हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन से जुड़ा हुआ है। आपको मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। एफबीआर भी ताजरों की दी हुई तजावीज़ के मुताबिक नया एक पैकेज लेके आ सकती है, लेकिन यह नहीं हो सकता कि आप इनको कहें कि सख्ती से निपटा जाएगा आपके साथ। अगर इन्होंने मुसलसल हड़ताल करते रहे तो मुझे बताइए कि फिर गवर्नमेंट किस तरफ जाएगी। लिहाजा ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ताजरों की डिमांड जो है कि वुज़रा की कमेटी बनाई जाए, वो कमेटी उनके साथ बैठे, ताजरों की जो तजावीज़ हैं उनको शामिल किया जाए, नया एक पैकेज उनके लिए अनाउंस किया जाए। क्योंकि हमारे मुल्क में होता क्या है, जिसको जो टैक्स देता है उस पर मजीद बोझ डाल दिया जाता है। ताजर भी यही कहते हैं, हालांकि ये टैक्स नेट में मौजूद नहीं, इनको लाने के लिए आपको इन्हें फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा, इन्हें सहूलियात देनी पड़ेंगी, इनके साथ बैठकर बात करनी पड़ेगी। अगर आप इम्पोज करेंगे तो पहले ही जो बहुत इकोनॉमिकल सिचुएशन खराब है वो मजीद खराब होगी। लिहाजा हुकूमत के जो वुज़रा हैं, जो उनके मुशीर हैं, जो उनके एडवाइजर्स हैं, उनको इस वक्त बड़ी दानिशमंदाना जो स्टेटमेंट है वो देने की जरूरत है। इस तरह नहीं कि जोर जबरदस्ती से कुछ भी नहीं हो सकता, वरना अपोजिशन की जो जमातें हैं वो इसको कैश करवाएंगी, वो ताजरों के साथ मिलकर हुकूमत को मजीद टफ टाइम देंगी। इसलिए एफबीआर को, गवर्नमेंट को, वजारत खजाना को एक कमेटी तश्कील देनी चाहिए। उसमें टेक्निकल लोग भी हों, एफबीआर के अफसरान भी शामिल हों, वजारत खजाना के अफसरान भी शामिल हों, और उस कमेटी का काम ये हो कि वो इन ताजरान के जो नुमाइंदे हैं उनके साथ मिलकर टैक्स नेट में उनको लाने के लिए एक फ्लेक्सिबल पैकेज जो है वो अनाउंस करे। अदरवाइज हुकूमत के लिए जो मुश्किलात हैं वो बढ़ती चली जाएंगी और मुश्किलात के साथ साथ अवाम को मुश्किलात तो होंगी। जो अपोजिशन है वो इन ताजरान की हड़ताल को कैश करेगी, जिसका हुकूमत को नुकसान होगा। ठीक है, अनवर रजा साहब ने रजी साहब कल एक बात की, मेरे दिल को लगी, तो मैं इसलिए आज उनसे गुफ्तगू का आगाज़ किया है। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या टैक्स नेट में एक परचून वाले को भी लाना हुकूमती पॉलिसी ठीक है? और जैसे ये मैं इसे ज़बरदस्ती कहूँ या फिर कहूँ कि हुकूमत तरला कर रही है कि भाई टैक्स अदा करें और टैक्स नेट में आ जाएं, तो ताजर तो कहते हैं कि भाई ये जुल्म है, कैसे ये सारा कुछ होगा? फिर इस जुल्म की निशानदेही करने से पहले जो है वो मैंने कहा कि मैं आपको
इससे एक अच्छी खबर मैं सुना दूं। जी जी प्लीज। और वो अच्छी खबर ये है कि आज पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है वो मूडीज़ ने बढ़ा के स्टेबल से डेवलपिंग कर दी है, यानी कि ये कर दी है, मुस्बत पेशरफ्त है। पाकिस्तान अपनी बैरूनी अदायगियाँ करने के काबिल हो चला है। ठीक है, अच्छा बैरूनी अदायगियाँ क्या हैं? 9,775 अरब रुपए जो हैं वो हमने इस साल टैक्स कर्ज और सूद की मद में अदा करने हैं। मसला ये है कि 2016 के अंदर 16-17 के अंदर पाकिस्तान ने जो टोटल इस मद में पैसे अदा किए थे वो तकरीबन 1600 अरब रुपए थे। ठीक है, अब ये 1600 से 6 गुना बढ़ गए 5 सालों में। ये बात समझने के लिए, अच्छा एक तो 3 गुना तो इसे हो जाना चाहिए था क्योंकि उस वक्त डॉलर 100 का था और अब 300 का है तकरीबन, तो 3 गुना तो इस हवाले से हो जाना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, 78% कर्ज जो है वो 3 साल 7 माह 21 दिन में लिया गया। चले उसकी बुनियाद के ऊपर भी से बढ़ जाना चाहिए था, ये कुछ 7-1,000 अरब रुपया हो जाता। ठीक है, लेकिन ये 9,700 मतलब तकरीबन 10,000 अरब रुपया हो गया है। ये इसके ऊपर भी गौर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? आज IMF ने हमें कहा है कि भाईजान आप पैकेज अगर चाहते हैं तो 2 मदात के अंदर आपका शॉर्टफॉल है। एक तो KP हुकूमत ने बराह रास्त खत लिख के कहा है कि हम सरप्लस जनरेट नहीं कर सकते, हम अपने जराए से टैक्स ना सिर्फ के पैदा नहीं कर सकते बल्कि जो वफाक से हमें मिलेगा उसके अंदर भी बचत नहीं कर सकते। तो लिहाजा तकरीबन 1.25 अरब रुपए का आपका शॉर्टफॉल उधर से पड़ेगा, और सॉरी 1.25 अरब रुपए का शॉर्टफॉल उधर से पड़ेगा। और ये जो ताजर जो है ना, ये आप इनके लिए इनके साथ कोई बातचीत नहीं कर पा रहे, तो 1.25 अरब डॉलर इनका है। ठीक है, तो 2 अरब डॉलर उन्होंने कहा जी आप कर्ज का इंतजाम किए करके हमारे पास आ जाइए, हम मोहर लगा देंगे आपके ऊपर। अब आ जाते हैं आपके उस सवाल के ऊपर। हड़ताल बड़ी कामयाब थी, गली मोहल्ले कोने खुदरे हर जगह पे कोई भी जो दुकान थी वो बंद थी। ठीक है, और मेजर मार्केट्स अगर बंद हो जाए मेन सप्लाई की तो दुकान तो बंद हो जाए, हड़ताल तो हो जाया करती है। लेकिन ना तो बात इस पे खत्म होनी है। अब आपको अगर मैं याद दिलाऊं, ये ताजर 2 स्कीम इन्हीं के ताजरों के कहने पे लाई गई थी। 100 रुपया में सिर्फ रजिस्ट्रेशन होनी थी यार उस शख्स की जो कारोबार कर रहा है, और कुछ नहीं लेना उनसे। वो उन्होंने कहा कि नहीं हम आपको इससे बेहतर स्कीम ला के देते हैं, बजट में ये अनाउंस कीजिए। बजट हुआ, बजट की तकरीर हुई, फाइनेंस मिनिस्टर ने ताजरों की टैक्सेशन के ऊपर आके कहा कि ये हम बाद में अनाउंस करेंगे। बाद में वो अनाउंस होने की सूरत इसलिए पेश नहीं आई कि इसको एक पॉलिटिकल इशू बना लिया गया है। हर पार्टी ने दूसरी पार्टी को दिखाने के लिए कुछ ताजरों के चेहरे रखे हुए हैं। पीपल्स पार्टी ने कुछ चेहरे रखे हुए हैं, PMLN ने कुछ चेहरे रखे हुए हैं, और PTI ने कुछ चेहरे रखे हुए हैं जो ताजर के नाम के ऊपर आके और सियासत करते हैं। मैं चैलेंज करके जा रहा हूं आज इस प्रोग्राम के अंदर, ये जितने भी लोगों के आप टिक्कर चला रहे हैं, जितने भी लोगों के आप इंटरव्यू चला रहे हैं ताजर तंजीम ताजर लीडर कह के, मुझे इनका कोई जाती बिजनेस दिखा दीजिए, आप इनका कोई जाती कारोबार दिखा दीजिए। उठाइए कैमरा, चलिए मेरे साथ इनके दफातर को विजिट करते हैं। ये कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के, मुल्तान के जितने ताजर लीडर हैं, इनका कोई जाती बिजनेस नहीं है। इनका जाती बिजनेस ट्रेडर पॉलिटिक्स है, सियासत करना, ट्रेड पॉलिटिक्स करना, ताजरों की सियासत करना। और बड़े बड़े जो डिपार्टमेंटल स्टोर है ना, मैं नाम नहीं ले सकता, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठे हैं, बड़े बड़े जो डिपार्टमेंटल स्टोर की चेन्स हैं, ये उनके पालतू हैं, ये उनके पेमेंट के ऊपर पलते हैं। वो इन्हें कहते हैं कि अगर टैक्स नेट में हम आ गए तो हम रोजाना के 2.5 10 करोड़ से लेके 20 करोड़ की हम सेल करते हैं, इसके ऊपर अगर हम टैक्स ले देने लग गए तो हमें तो अरबों रुपया हुकूमत को देना पड़ेगा, लिहाजा तुम स्ट्राइक कर दो कि टैक्स नहीं लगना। तो ये जो पेड लीडर हैं ये स्ट्राइक पे चले जाते हैं। इनका तो बेचारों का इशू ही कोई नहीं है, ये तो तनख्वाहदार लोग हैं। तो भाई असल डायनामिक्स कुछ और है। हड़ताल कामयाब हुई है, जमात इस्लामी कली लात पे तमाल डाल सकती है कि उनकी स्ट्राइक के ऊपर हड़ताल कामयाब हो गई है, बाकी फरीकैन भी कामयाबी का दावा कर सकते हैं। मेरे मुल्क का मसला वहीं पे।
ठीक है इसार राना साहब, जैसा कि रजी साहब ये फरमा रहे हैं कि जनाब ये तो पेड बंदे हैं जो हड़ताल की कॉल देते हैं और नुकसान तो वाकई फिर उन दुकानदारों या ताजरों का होगा जिनके कारोबार बंद हैं। तो सर फिर हुकूमत को कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं अपनानी चाहिए कि भाई जो ऊपर से एक चेन चल रही है उन्हें नकेल डाले, और जैसा कि वज़ीर आज़म साहब के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल साहब ने फरमाया कि हुकूमत तो दबाव में नहीं आएगी, अगर कारोबार यूं ही बंद रहे और यूं ही हर हफ्ते के बाद शटर डाउन हड़ताल रहेगी तो नुकसान किसका है? देखिए, एक तो बात ये बिल्कुल मैं हुकूमत के साथ खड़ा हूँ इस बात पे कि ताजरों को जो है वो टैक्स तो देना चाहिए जी। और अगर मैं अपनी तनख्वाह में से सुबह और से लेकर रात तक काम करके और बगैर अपनी मर्जी के टैक्स कटवा रहा हूँ, हाँ। पानी पीने पे भी टैक्स दे रहा हूँ, बाहर निकल रहा हूँ तो गाड़ी स्टार्ट करने पे भी टैक्स दे रहा हूँ, सड़क पे चलने का भी टैक्स दे रहा हूँ, तो ये क्या पाकिस्तान के मामे ये टैक्स नहीं देंगे? ये ऊपर से उतरे में या ये तय किया हुआ है कि इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान का गोश्त जो है ना नोच के खाना है और इनसे वाइस वर्सा कुछ नहीं लिया जा सकता? क्यों नहीं लिया जा सकता? ठीक है, अगर ये पाकिस्तान का हिस्सा है तो इन्हें टैक्स देना पड़ेगा और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इसके ऊपर कोई नरमी नहीं करनी चाहिए। ये अलग बात है कि ताजरों को ये कि हम अरबों रुपए देंगे तो हम हुकूमत के नाम पे जो लोग बैठे हैं वो तो खुद चोर हैं, टैक्स चोर हैं, वो पैसे बाहर भेजते रहते हैं, बाहर कारोबार करते हैं, पाकिस्तान के कारोबार से उनका कोई इंटरेस्ट नहीं। ये एक अलग चीज है अगर उनके बैक ऑफ द माइंड है। और दूसरी चीज ये कि आज मुस्लिम लीग नून अपना बोया हुआ ही काट रही है। मियां नवाज शरीफ ने 1990 की सियासत में जो तरीका अपनाया था वो ये था कि 2 नंबर ताजिर के आधा, 2 नंबर कान टूटे पहलवान को ग्वाल मंडी के लोगों को पुलिस, इस तरह करके एक उन्होंने पनीर ही बनाई थी, ठीक है, जो उनके साथ साथ तरक्की करते हुए ऊपर तक आई थी। अब आज वो लोग इतने डाढ़े हैं कि वो नहीं मानते बात। इसमें भी हुकूमत शायद उनके आगे घुटने टेक देती है। देखो, ये पहलवान नहीं है हुकूमत कि ये बड़े बहादुर हैं कि जी हम तो गब्बर सिंह है, हम तो नहीं तुम बात मानेंगे। ये तो लिबर्टी के ताजरों की हड़ताल के आगे बैठ गए थे जमीन पे, लेकिन IMF का डंडा इतना सख्त है इनके ऊपर कि इनके पास भागने का और कोई रास्ता नहीं है। और दूसरा ये कि अगर बराह रास्त शहबाज शरीफ डील कर रहे होते तो अब तक कहीं बात और गई होती। इसे वजीर खजाना देख रहे हैं जो असल हुकूमत है ना, जैसे वजीर दाखिला है, वजीर खजाना है जो असल हुकूमत चला रहे हैं, ये वो देख रहे हैं मामला। तो इसमें हुकूमत का कोई रोल नहीं, लेकिन इवन देन मैं हुकूमत के साथ खड़ा हूँ कि जो ताजिर इस मुल्क से अरबों रुपए कमाते हैं उन्हें टैक्स भी देना चाहिए। ठीक है, आमिर सैयद अब्बासी साहब, सर FBR टैक्स स्कीम में ताजरों की मर्जी की तब्दीलियों के लिए तैयार हो गया है, खबर ये हकीकत है? अगर हो गया है तो फिर इससे पहले लटकाया क्यों जा रहा था? देखिए, जिस तरह तमाम दीगर पैनलिस्ट ने भी बताया कि ये बात 100% दुरुस्त है कि मुल्क चलाने के लिए टैक्स बहुत ज़रूरी है और टैक्सेस अगर दीगर जैसे सबसे ज़्यादा सैलरीड क्लास से हम तमाम लोगों से हमारी इजाज़त के बगैर भी टैक्स काट लिए जाते हैं और टैक्स पे किए जाते हैं और सबसे ज़्यादा जो टैक्स है वो इस वक्त सैलरीड क्लास दे रही है, तो बाकी जो लोग जो इस मुल्क से कमाते हैं, जो इस मुल्क की तमाम तो सर्विसेज हासिल करते हैं, जिनको हर किस्म की सहूलत मिलती है, उनको टैक्स देते हुए क्या प्रॉब्लम आती है? और हमें याद है कि इससे पहले जब भी टैक्स की बात होती है ट्रेडर्स के ऊपर तो स्ट्राइक्स की धमकियां आ जाती हैं। सो मेरा ये ख्याल है कि बिल्कुल गवर्नमेंट जो है वो एक जायज़ मुतालबा कर रही है टैक्स का। और हमें याद है कि जब इससे पहले PDM हुकूमत थी उस वक्त भी मिफ्ता इस्माइल साहब ने यह कहा था कि हम टैक्स लेंगे, तो उस वक्त इन्हीं ताजिरों ने कहा था कि आप हमें टैक्स नेट में शामिल ना करें बल्कि हमसे फिक्स टैक्स ले लिया जाए या किसी और तरीके से, तो उस वक्त भी इनके मुतालबात मान लिए गए थे। तो मेरा ख्याल है कि अब इनफ इज इनफ, अब गवर्नमेंट को बिल्कुल इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए। और जिस तरह इसार साहब ने कहा कि क्योंकि इस वक्त जो गवर्नमेंट है, खैर उसका तो जो है वो अपना नहीं पता कि उनके साथ है कौन और कौन नहीं है। जैसे वो किसी भी कोई फैसला करते हैं यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन का और उनके जो इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी, वो मुजाहरे में जाके शिरकत कर देते हैं उनके साथ, तो गवर्नमेंट के तो पल्ले कुछ ज्यादा है नहीं। बहरहाल क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर एक मजबूत आदमी है, इंटीरियर मिनिस्टर मजबूत हैं और वो असल हुकूमत हैं, लिहाजा लगता है कि इस मरतबा कम अज कम कोई कमजोरी नहीं दिखाएगी रियासत की तरफ से। और जो तमाम ट्रेडर्स हैं टैक्स नेट में शामिल करना तो हर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए जरूरी है। सो इनके मुतालबात पर, इन्हीं की फरमाइश पर, इन्हीं के कहने के ऊपर ये स्कीम लॉन्च की गई, इन्हीं के कहने के ऊपर ये तमाम चीजें फैसले किए गए और ये कहा गया कि आपको यूं ताजर दोस्त जो स्कीम है उसमें शामिल किया जाएगा। और अब जब फैसले हो जाते हैं, जब इंप्लीमेंटेशन की बात आती है तो फिर स्ट्राइक शुरू हो जाती हैं।
मेरा ये ख्याल है कि अगर इस मुल्क का गरीब से लेके और सैलरी क्लास तक अगर बाकी तमाम लोग टैक्स दे रहे हैं तो ट्रेडर्स को भी इसमें टैक्स देना चाहिए और हर सूरत उनसे टैक्स लेना चाहिए और टैक्स नेट में शामिल करना चाहिए। देखें, सबसे ज्यादा जो अर्निंग्स होती हैं, जो बिजनेसेस होते हैं, वो ट्रेडर्स करते हैं और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। आपको मालूम है कि अगर इवन जो पॉइंट ऑफ सेल्स लगाए जाते हैं उनको टैक्स नेट में शामिल करने के लिए या उनकी सेल्स को कंट्रोल करने के लिए, उसमें भी बहुत बड़ी बड़ी गड़बड़ है। मुझे बताया गया कि एक जो मिनिस्टर हैं, जो स्टेट मिनिस्टर हैं फाइनेंस के, वो खुद एक रेस्टोरेंट पर गए, उन्हें स्लिप दी गई। स्लिप देने के बाद उन्होंने जब उसको खुद चेक किया तो पता चला कि जो पॉइंट ऑफ सेल की स्लिप दी गई थी वो जाली थी। सो ऐसी सूरत हाल है कि अब सिस्टम्स के अंदर भी इतनी जो है वो मैल प्रैक्टिसेस हैं। तो जो सेगमेंट्स इस सिस्टम में ही नहीं है, जिनका रिकॉर्ड ही नहीं है, जिनके पास उनकी कोई डिसिप्लिन ही नहीं है कि उनसे कैसे टैक्स लिया जाए, अगर उन्हें टैक्स नेट में शामिल किया जा रहा है तो इसके ऊपर इतना शोर शराबा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनको टैक्स नेट में शामिल करना चाहिए। और इसमें इससे पहले जो लचक का मुजाहरा किया जाता रहा, मेरा ख्याल है कि अब मजीद लचक का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। स्ट्राइक्स जो हैं वो इस तरह के फैसलों के ऊपर दुनिया भर में टैक्सेस तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो रेलिवेंट बिजनेस करने वाले लोग हैं, वो देते हैं। सिर्फ हमारे यहाँ ये एक प्रॉब्लम है कि एक प्रोटेस्ट के नाम के ऊपर स्ट्राइक शुरू हो जाती हैं। मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट के इसके ऊपर और जो रियल गवर्नमेंट है उसको इसके ऊपर बिल्कुल स्टैंड लेना चाहिए और टैक्सेस को बढ़ाने और तमाम जो नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए टैक्सेस की जो आमिर साहब, टीच करने की जरूरत है ना, आवाम को टीच करने की जरूरत है। और ये फिर किसके जिम्मे है? ये तो यकीनी तौर पर हुकूमत के जिम्मे आता है कि आवाम को जरा टीच करे कि भाई टैक्स देंगे तो मुल्क की हालात जो हैं वो मजीद बेहतर हो जाएंगे। गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के जजेस बढ़ाने का फैसला जो है वो भी फाइनल हो चुका है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के सदर लंदन रवाना होने वाले हैं। साथ में तहरीक इंसाफ दावा कर रही है कि वो बहुत बड़ा जलसा करने वाली है। दीगर टॉपिक्स पर बात होगी, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। जैसा कि प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपको बताया कि हुकूमत जजेस की तादाद बढ़ाना चाहती है और इसके लिए यकीनी तौर पर जो कानून है उसमें तरमीम भी करना पड़ेगी। और अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जजेस की तादाद बढ़ाना क्यों चाहते हैं? क्या ज़ेर इल्तवा जितने केसेस हैं वो जल्द अज जल्द सॉल्व हो जाएं, उन्हें निपटाया जाए, ये मकसद है, या फिर हुकूमत का मकसद कुछ और है, मामला कुछ और है? रिजवान रजी साहब, सर आपसे मैं आगाज़ कर लेता हूँ इस टॉपिक का। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत तादाद क्यों बढ़ाना चाहती है? और फिर आज आप भी होके आए हैं खैर से? हाँ, मेरा भी आज हाई कोर्ट में केस था। ठीक है, वो FIA का बुलावा था, वरना कल FIA के दफ्तर जाना पड़ना था। ठीक है। तो वो फिर जाके अदालत से ज़रा गुजारिश की तो अदालत ने उसमें रिलीफ दे दिया, उनकी बड़ी मेहरबानी। अच्छा, मैं इस तरफ जाने से पहले, आपके सवाल की तरफ जाने से पहले, मैं एक पिछले सेगमेंट की एक छोटी सी बात को यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ। देखिए, इस वक्त सारे पाकिस्तान में कारोबार जो हैं वो या सस्टेन कर रहे हैं या नीचे को जा रहे हैं। एक कारोबार 90 के एंगल से ऊपर को जा रहा है और वो है मांगने का, भीख मांगने का कारोबार। आप देखिए, इराक में बहुत सारे लोग और अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक में हमारे लोग जो हैं भीख मांगते हुए पकड़े गए हैं। और सऊदी अरब को तो बेचारे को शिकवा ही यही है कि उनके वहाँ पे 80% भीख मांगने वाले हैं। आप पाकिस्तान में भीख मांगने वालों की शान शौकत देखें, आप अंदाज़ा करें कि वो यूरोप के साहिलों के ऊपर जो है वो मतलब के लिबास के बगैर फिर रहे होते हैं और उनकी वीडियोस भी आ जाती हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और बेसिक कारोबार आप पूछें तो भीख मांगना होता है, चंदा मांगना होता है। तो मेरा ख्याल है कि हमें दौर आ गया है कि ये जो इस नाम के ऊपर हमने एक टैक्स चोरी का सर्टिफिकेट जारी किया हुआ है ना, वो भी बंद किया जाए और इनसे भी पूरा टैक्स लिया जाए। मतलब कम से कम आप सिंबॉलिकली 2-3% ले लें, 6% ले लें, लेकिन लें जरूर। वैसे रजी साहब, अगर मैं सर एक जुमला ऐड करूं तो इनका कला कमा करना बेहतर नहीं है कि भाई इन्हें रोका जाए? जब तक नहीं होता तब तक टैक्स तो लेना उनसे, सर। ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए। देखिए, रूजवेल्ट साहब एक अमेरिका के सदर गुजरे। ठीक है। उनके दौर के अंदर उस वक्त अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एक रुख अख्तियार किया। उनकी सेनेट और कांग्रेस कोई भी कानून साजी करते थे तो वो उस पर स्टे जारी कर देती थी उनकी अदलिया। तो उन्होंने फिर अपने लोगों से मिलके सोचो विचार किया कि हम क्या करें। तो उन्हें मशवरा ये दिया गया कि अगर इस वक्त पूरे अमेरिका के अंदर सुप्रीम कोर्ट के 12 जज हैं तो आप इनकी तादाद बढ़ा के 30 कर दीजिए, 18 और भर्ती कर दीजिए, तो ये 12 जो स्टे देने वाले हैं ये अकलियत में आ जाएंगे और बाकी 18 भी तो कोई काम करेंगे। और उसे वो भर देने का फार्मूला जो है
स्टफिंग फार्मूला कहते हैं। मुझे लगता है कि मौजूदा हुकूमत को भी शायद किसी ने इसी तरह का मशवरा दिया है कि जो मौजूदा इस वक्त जजेस की अक्सरियत है वो जिस तरह सोच रही है वो आपकी सोच से मुताबिकत नहीं रखती, तो इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप वो वाला फार्मूला कहा जाता है, रूजवेल्ट फार्मूला कहा जाता है। रूजवेल्ट फार्मूला लगा लीजिए, बज़ाहिर ये दिखाई देता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इसकी नौबत आएगी, सीधे तरीके से ही घी निकल आएगा, कोई मसला नहीं। ठीक है, इसार राना साहब, सर आप क्या समझते हैं कि ये जजेस की तादाद 23 करने का फैसला क्यों कर लिया गया है और क्या मजबूरी है? मुझे बताएं, आपने मुझे फौरन रजी भाई की बात क्यों लेते, साड़ी तुसी क्यों हर बारी सोचता पीड़िया करा और हर दफा आप मौला जट नूरी को सामने खड़ा करके हैं, लेकिन मुझे रजी भाई से ये इसार साहब, अगर आपको समझ आ गई है तो फिर चले हमारी ख्वाहिश पे वैसे ही सही। नहीं, मुझे रजी के किसी बात को निगेट करते हुए कोई डर नहीं लगता, क्योंकि रजी के बड़े इंसान है और ये बिलो द बेल्ट कभी नहीं जाते, बहस को बहस और नज़रियात को नज़रियात ही रखते हैं पर्सनली होते, इसमें मुझे कोई डर नहीं लगता इनकी किसी बात को निगेट करते हुए। देखिए, जहाँ तक ये रोजवेल्ट वाली बात है ना, तो उसके लिए फिर आपको उस तरह का होना भी पड़ता। मुझे नहीं याद पड़ता कि रोजवेल्ट पे कोई $16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के फर्द जुर्म भी लग गई थी, और उसी जुडिशरी ने उनको जो है फिर वजीर आजम भी बनवा दिया, तो कभी उस फर्द जुर्म पे कभी केस दोबारा शुरू ही नहीं हो सका, या उसी जुडिशरी ने बैठे बैठे आराम से हुदैबिया और बाकी पे जुडिशल कलम का के ये केस खत्म हो गए, और मियाँ साहब को जैसे जाके कहा कि लो ये आओ वो दे दें, बायोमेट्रिक दे दें, या जिस तरह जो अब बंदर बाट हुई फैसलों की, वो मेरा ख्याल है उस जुडिशरी ने ऐसा नहीं किया होगा। तो उस वक्त के और इस वक्त के हालात में बड़ा फर्क है। ठीक है, उस वक्त रोजवेल्ट इख्तिदार के साथ चिमटा हुआ नहीं था, या उसको ला के नहीं बिठाया गया था कि जी आप बैठ जाए, हमारी मजबूरी, हमें एक फेस चाहिए, तो भावें जी हो जा भी होवे, चलो आप जैसे ही हो तो वो आ जाए। मैंने बीच में वो कहीं मेरा नेट ऑफ हो गया था, तो मैं रजी की बात पूरी नहीं सुन सका कि भीख वहाँ कौन मांग रहे थे, लेकिन भीख मांगना तो हमारा फख्र है। हमारा वजीर आजम खुद कहता है कि हम भिखारी हैं, और वो तो बड़े खुद कहता है कि मैं कशकोर लेके जाता हूँ भीख मांगने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि शायद भिखारियों की ही हुकूमत है पाकिस्तान पे। लेकिन अगर ये इस तरह समझें कि हम जुडिशरी को भी जो हमारे खिलाफ बोले हम उसको बिल्कुल बुलडोज कर दें, पाकिस्तान की हिस्ट्री में अभी तक मैं हैरान हूँ, इस पर बात नहीं होती कि एक बनने वाले चीफ जस्टिस ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया और उसके बाद वो गायब क्यों हो गया। कभी इस पे बात, वो अगर उसने माजी में गलत फैसले किए तो भी बात होनी चाहिए कि इसलिए भागा, और अगर उसे ये खौफ था कि मेरे साथ बड़ी दूरी होगी, ये जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं इन्होंने मुझे कुचल देना है, मेरी वीडियो ऑडियो निकाल देनी है, इनके लिए खिलाफतरा में कोई चीज़ नहीं है, और वो इसलिए चला गया, तब भी बात होनी चाहिए। और काजी साहब से जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो सकी, तो अब नवे वक्त जज ले आओ। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, ये 200 जज नए भर्ती कर ले, एक अवाम में जो परसेप्शन इनके मुतालिक बन गई ना, वो खत्म नहीं हो सकती। ताकत के सर पे ये असेंबलियों में अपने लिए बिल ले आए, जज फालतू रख के कर लें, आप जो मर्जी कर लें, आप हो सकता है कि स्टे कर जाएं, लेकिन अवाम के दिल से आप उतर चुके हैं। अवाम के दिल में आपकी रत्ती बराबर इज्जत नहीं है, और अगर आप मजीद रोलना चाह रहे हैं तो ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है, ਤੁਹਾਡੇ अपने हाथ ही के। ठीक है सर। अनवर रजा साहब, 13 सितंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास भी तलब किया गया है, और आप क्या समझते हैं कि हुकूमत बुखलाहट का शिकार है और कोई जल्दबाजी में ये फैसला लेने पर मजबूर किया जा रहा है? जुनेद, आपको याद होगा मैंने अपने इसी प्रोग्राम में बहुत पहले बताया था कि ये आईनी तरमीम लाना चाहते हैं, वो तो नहीं ला सके चूँकि 2/3 मेजॉरिटी नहीं है इनके पास, लेकिन जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए इन्होंने जो आज खुद नोटिस वाला इख्तियार था वो भी चीफ जस्टिस को देने की तैयारी कर रखी थी। फिर दूसरी तरफ हुकूमत ने, मैंने आपको बताया था ना कि शायद 10 जजेस की तादाद बढ़ाई जाएगी। हाँ। और इसके अलावा अगर आपको याद हो, हमने ये भी कहा कि फिर शायद 5 सीनियर जो जज साहिबान हैं उन पर मुश्तमिल एक पैनल बनेगा, और ये स्वाबदीद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की होगी कि वो उनमें से किसी एक को चीफ जस्टिस चूज़ कर लें, और जो सीनियरिटी है वो शायद ख़त्म की जाए। इस तरह की 3-4 इनके पास तरमीम थी, वो तो ना हो सकी। लेकिन देखिए, इस वक्त
ये तासुर आप अगर अच्छे काम के लिए भी कर रहे हैं तो ये नहीं समझा जाएगा। आपने जो अपने जुडिशल अफसरान थे जो गैर जानिबदार थे, अपने कंडक्ट, अपने रवैये और अपनी इन पॉलिसीज की वजह से उनको भी अपने खिलाफ कर लिया है। ये मैं बिल्कुल बड़े वसूख से आपको ये बात बता रहा हूँ। दूसरी बात देखिए कि आप जजेस की तादाद इसलिए नहीं बढ़ा रहे कि आपने जो ज़ेरे इल्तवा केसेस हैं उनको ख़त्म करना है। अगर ये बात होती तो आप बहुत पहले ऐसा कुछ कर लेते। आपको ये बात दुरुस्त है कि आप समझते हैं, गवर्नमेंट ये समझती है, उसमें बैठे वज़रा ये समझते हैं और यही ये एडवाइस प्राइम मिनिस्टर और बाकी हल्कों को देते हैं कि हमें वहां पर लाइक माइंडेड अपने लोगों को लाना चाहिए। देखिए अगर यही रविश गवर्नमेंट की होगी, इससे होगा क्या? आपको शायद वक्ती तौर पर तो इसका फायदा हो, लेकिन इदारे तबाह होंगे। फिर नहीं आने वाली गवर्नमेंट जो 5 साल बाद हो या साल बाद हो, वो फिर क्या करेंगे? वो भी अपने पसंद के जजेस को ले आएंगे। तो इस तरह इदारे नहीं चलते। आपको अब देखें ना, इससे कन्फेडरेशन की जो फिजा है उसमें इजाफा होगा। जुडिशरी पहले ये समझती है कि पार्लियामान जो है बिलखसूस हुकूमत उनको कट टू साइज करना चाहती है, उनके इख्तियार सल्ब करना चाहती है। तो इस सिचुएशन में अगर जजेस की तादाद बढ़ाएंगे तो जजेस इसका तासुर क्या लेंगे? इससे होगा क्या? पार्लियामान और जुडिशरी के अंदर एक जो खलिश है वो मजीद बढ़ती चली जाएगी और इसका नुकसान इस रियासत को होगा, इदारों को होगा, मुल्क को होगा, आवाम को होगा, हुकूमत को बाद में होगा। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि अगर आप जुडिशल रिफॉर्म्स लाना भी चाहते हैं तो आपको इस पर पूरी सियासी जमातों के साथ मुशावरत करनी चाहिए, जजेस को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। इस तरह नहीं कि आप सिर्फ कौमी असम्बली के इजलास में आप उसमें को बिल ले आए और उस बिल को पास कर ले। देखिए इससे तासुर जो है वो गलत जाएगा और मजीद जो हुकूमत के खिलाफ वो जुडिशल अफसरान जो गैर जानिबदार हैं वो भी शायद फिर जानिबदार हो जाएंगे और इससे ऑलराइट अनवर साहब, आपका पॉइंट आ गया। आमिर सईद अब्बासी साहब, बिलफर्ज अगर जजेस की तादाद बढ़ जाती है, 23 कर दी जाती है, तो सर इससे मुझे, आपको और आम आवाम को क्या फायदा होगा? या फिर पॉलिटिकल जो केसेस हैं सिर्फ उन्हीं को सुनने के लिए या फिर एक दूसरे को रिलीफ लेने और देने के लिए ये तयनातियां की जाएंगी? देखिए जुनेद, बहुत जो हैरानकुन बात है वो ये है कि हुकूमत को और उसके प्राइवेट मेंबर्स को अचानक ये ख्याल आ गया कि अदलिया में जो केसेस हैं वो बहुत पेंडिंग हैं, उन्हें बहुत फिक्र है आवाम की कि आवाम को इंसाफ जल्दी नहीं मिल रहा, और उन्होंने कहा कि ये जल्दी इंसाफ होना चाहिए, जजेस की तादाद बढ़ा देनी चाहिए और ताकि ये नंबर्स जो हैं ये बढ़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा केसेस की समाअत हो सके। लेकिन ये तो वो बात है जो हुकूमत ने इस बिल को लॉन्च करते हुए अपना जो वजूहात लिखी हैं और जो रीजनिंग दी है, ठीक है। लेकिन असल बात ये नहीं है। असल बात ये है कि अचानक ये गवर्नमेंट को ख्याल इसलिए आ गया क्योंकि जो बिल प्रपोज करने वाले मेंबर्स हैं उनके ऊपर भी ये इल्जाम है कि वो फॉर्म 47 वाले हैं, और ये फॉर्म 47 के जो केसेस हैं ये ट्रिब्यूनल्स में ज़ेरे समाअत हैं। ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो आपको पता है कि उनके पास 6 माह का वक्त था। उनको पहले कभी इलेक्शन कमीशन जो है वो काम नहीं करने दे रहा था, कभी उसमें स्टे आ जाते थे, कभी वो पेंडिंग कोर्ट्स में चले जाता था मामला। अब इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि जो तातीलात हैं उनके बाद ट्रिब्यूनल्स जो है वो इनको स्पीड अप करेंगे और जो कुछ रुकावटें थी इन ट्रिब्यूनल्स के काम करने में वो भी शायद आइंदा आने वाले 1 महीने के बाद खत्म हो जाएंगी। और जब ये ट्रिब्यूनल्स काम करेंगे तो शायद वो हल्के खुल जाएंगे जहां पर जो है वो बहुत से इल्जामात सामने आए, जहां पर ये बात हुई कि शायद वहां पर जो है वो वोट किसी और को पड़ा, निकला किसी और का। तो जब ये ट्रिब्यूनल्स काम करेंगे तो जाहिर बात है फिर वहां पर इन लोगों को मसाइल होंगे और वही लोग ये चाह रहे हैं। सॉरी आमिर, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। सर ठीक है, ट्रिब्यूनल्स को जब वो अपने केसेस की स्पीड बढ़ाएंगे तो यकीनी तौर पर ये लोग जो हैं ये हट भी सकते हैं। जजेस जो बढ़ेंगे वो ट्रिब्यूनल्स पर क्या अफेक्ट करेंगे? यस, मैं अर्ज करता हूं। देखें ये एक ना पूरी चेन होती है और एक पूरी सिस्टमैटिक सिस्टम है जो अगर आप देखें अल जहाद ट्रस्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये तय कर दिया था कि कैसे सीनियरिटी कैसे तय होगी जजेस में, कौन से जजेस जो हैं वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, कौन से जजेस चीफ जस्टिस बनेंगे। तो ये एक पूरा सिस्टम है। सो जो लोग इस पूरे मामले के ऊपर नजर रखते हैं उन्हें पता है कि कौन से जज को कहां से निकाला जाएगा तो उसको ऊपर लाया जाएगा तो नीचे क्या इफेक्ट होगा। आपको पता है कि कौन से चीफ जस्टिस को जब लाया जाता है और कौन सी हाई कोर्ट को जो है वो रिलैक्स करना होता है तो उस चीफ जस्टिस को कहां लाया जाता है, क्या एक जज को वहां से जब मूव किया जाता है तो इसका इंपैक्ट कैसे आता है नए जजेस की अपॉइंटमेंट का। मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद में बहुत से ऐसे लॉयर्स हैं जिन्हें कहा गया है कि आप तैयारी करें, शायद आइंदा आने वाले दिनों में आप जो है वो जज हो सकते हैं। सो एक दोस्त थे हमारे, उन्होंने बताया कि ये पूछा गया कि सर वो इस्लामाबाद की सीट तो एक है तो आपने 2 से 3 लोगों को कह दिया कि वो तैयारी करें, तो उन्होंने कहा कि शायद कुछ लोग चले भी जाएं। तो इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जो चल रही हैं बैकड्रॉप में और
ये तमाम चीजें जो चलने का, ये जजेस की ट्रांसफर पोस्टिंग्स का, डुअल नेशनल को जज नहीं होना चाहिए, इस तरह की लेजिस्लेशंस का, बिल्स का, और ये जो तमाम जो एक पूरा पैकेज है ये हवा में तो नहीं है, इसके पीछे पूरी साइंस है। और एक साइंस है कि कैसे किस जज को कहां से रिमूव किया जाएगा, तो कौन से केसेस जो हैं वो ठीक है, इफेक्ट होंगे। बस अगर इसमें ना ठीक है, ओके। दो तीन बातें जो है ना, वो चूंकि हमारे दोस्तों की बहुत ज्यादा फॉलोइंग है और पीटीआई में तो बहुत ही ज्यादा है, और वो चीजों को बहुत ज्यादा चर्न करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर बोल के बार बार वो कहते हैं। साहब ब्रेक से वापस आ लूं ना 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 ब्रेक नहीं होनी। प्रोड्यूसर साहब एक मिनट ठहर जाना। फवाद चौधरी साहब ने स्टेटमेंट देते हुए कहा था कि जनाब 16 अरब रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। ये फवाद चौधरी साहब ने 16 अरब रुपए कहा था, ठीक है। और 8 करोड़ रुपए का सिर्फ चलान सबमिट हुआ था। मेरे भाई ने 16 अरब रुपए को 16 अरब डॉलर कर दिया है। ओ खुदा का खौफ कर भाई, हम 6 अरब डॉलर के लिए आईएमएफ की मिन्नतें कर रहे हैं, हाथ हौला कर ले। इनकी बहुत ज्यादा फॉलोइंग है, इनके लोग बहुत पूछते हैं मेरे भाई इसार राना को। ये बात गलत चली गई तो ये मशहूर हो जानी है। ओ भाई माफ कर दे। मैंने उसे correct किया है, डॉलर कह के फिर रुपए कह दिया था। मैंने उसे correct किया है। अच्छा अब ठीक उन्होंने है, भी correct किया था। ठीक है, मैं अपने भाई से सहमत हूं। दूसरी बात यह है भाई, फॉर्म 47 की ज्यूरिसडिक्शन तब इन्वोक होती है जब इलेक्शन के तीसरे दिन तक फाइल हो। ये चाहते ये हैं कि चूंकि हमने इलेक्शन के तीसरे रोज तक कोई उजरदारी तो फाइल नहीं की, अब ये जज जो हैं ऑल द वे जाके रिट ज्यूरिसडिक्शन के अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल की कार्रवाई को प्रोसीड करे। और ये हमारे दोस्त अब्बासी साहब जानबूझ के स्क्रीन पे बैठ के छुपाते हैं और ये कह के निकल जाते हैं, और लोग कहते हैं देखे जनाब अब्बासी साहब ने फरमा दिया तो ये तो हकीकत हो गया। भाई पीटीआई के किसी रुकन ने इलेक्शन के तीसरे दिन तक उजरदारी फाइल नहीं की। ठीक है। इसका मतलब है कि ही लॉस्ट हिज चांस टू अपील। सुन लीजिए ना, फैसला तो सुन लीजिए ना भाई, भाई सुन तो लेना। क्यों आमिर साहब आप क्या कहेंगे? सुप्रीम क्यों काम करने देना? रीट ज्यूरिसडिक्शन में क्यों आने दे? यार क्यों रीट ज्यूरिसडिक्शन में आने दे? कमाल है भाई, कमाल है, अजीब बदमाशी है। अब्बासी साहब अजीब बदमाशी में चलेगी। आमिर सैयद अब्बासी साहब, सर आप दे बदमाशी अब्बासी साहब बदमाशी असि जो मर्जी करिए, बदमाशी नहीं बदमाशी असि जो मर्जी जब मर्जी जहां पे मर्जी चाहे करें, हमें को पूछने वाला है। और भाई आप फिक्र करो, वहां पे चूहे घुसे हुए हैं, जाके वो चूहे पड़ने का कोई इंतजाम करें। आमिर साहब आप कुछ कहिए प्लीज। इस बात को छोड़ने भाई, इस बात को छोड़ने भाई, ये फॉर्म अंधेर खुदा का फॉर्म 47 जो है वो रिट ज्यूरिसडिक्शन में सीख कर रहे हैं। यार तो फिर शर्म भी नहीं आती यार। ठीक है, आप अब्बासी साहब का पॉइंट नहीं, मुझे अब्बासी साहब आप पॉइंट दें सर। जैसा कि रजी साहब ने तो कि फॉर्म 45 जब ये कैंडिडेट्स मांगते रहे रिटर्निंग अफसर से, रिटर्निंग अफसर ने वो नहीं दिए, वो वहां पर धरने देते रहे, उनसे फॉर्म 45 नहीं दिए गए, फॉर्म 47 जारी कर दिए गए, और अदालत ने सिर्फ ये कहा सर रिट ज्यूरिसडिक्शन को आप छोड़ दें। अदालत ने छोड़ दे भाई, कहा उजरदारी फाइल कर देते ना जाके भाई। सर उजरदारी तो 45 दिनों बाद है, 3 दिन के अंदर जो हो गए में उनके तो फैसले होने दें। 3 दिन के अंदर उनको क्यों धक्के बैठे हुए? 3 दिन के अंदर भाई। ठीक है, अब्बासी साहब कंप्लीट करें प्लीज। मैं अर्ज कर रहा हूं, मुझे याद सर यहाँ इस्लामाबाद की मैं सिर्फ आपको बता देता हूं, यहां पर जो कैंडिडेट्स थे वो रिटर्निंग अफसर की मिन्नतें करते रहे कि हमें फॉर्म 47 दे दें, उन्होंने कहा नहीं दे सकते। प्रिजाइडिंग अफसर वहां पर आकर उन्हें जब वो दिए उन्होंने, तो उसके बाद उन्होंने जो रिजल्ट कंपाइल किया उसमें दीगर कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि हमारे पास जो मुस्तफा नवाज खोखर कह रहे हैं हमारे पास जो है वो पीटीआई वाले हैं, जो दीगर तहरीक लब्बैक है वो कह रही है हमारे पास डिफरेंट है। खैर वो एक लंबी बहस है, लेकिन मुख्तसर ये है कि सर इन हलकों को खुलने दें। इन हलकों में क्या कयामत आ जाएगी अगर ये हलके खुल जाएंगे। ऑलराइट, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो इसी पर बात करें। आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आमिर सैयद अब्बासी साहब, सर एक तो आप अपनी पिछली बात कंटिन्यू कीजिएगा और हमारे पास टोटल 4 मिनट हैं। मैं अपने तमाम जो मेरे मुअज़्ज़िज़ मेरा पैनल है मैं उनसे एक एक कमेंट चाहूंगा। सबसे पहले सदर नवाज शरीफ, मेरा 1 मिनट अब्बासी साहब को दे दीजिए। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब लंदन जाने वाले हैं, हकीकत क्या है, इजाजत मिल गई है?
देखिए बात यह है कि मियां साहब यहाँ थे तो वो भी यहाँ पे भी तो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे थे। कभी वो नाराज़ हो जाते हैं, कभी वो मरी चले जाते हैं, कभी वो तस्वीरें बनाते हैं और कभी कभी वो जो है वो इस तरह के नाराज़गी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। इससे ज़्यादा, और उसमें भी वो 2017 वाली बात ही करते हैं, उससे ज़्यादा तो वो बात करते नहीं हैं। सो बहरहाल लगता यही है कि उन्हें, ज़ाहिरी बात है, उनके साहबजादे वहाँ पर हैं, वो वहाँ पर बिजनेस करते हैं और उनकी वहाँ पे उनके साथ बड़ी अटैचमेंट भी है, तो उनसे वो मुलाकात करना चाह रहे होंगे। अभी तक ये ऑफिशियली अनाउंस तो नहीं किया गया, ज़ाहिरी बात है, ज़राए से ये खबरें आई हैं, लेकिन बहरहाल उनका ये जाना एक्सपेक्टेड था, क्योंकि वो यहाँ पर तो बहुत सारी बातों में उनके भाई जो हैं वो माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी साहबजादी चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन इसके बावजूद वो गवर्नमेंट से भी, हुकूमत से भी सबसे नाराज रहते हैं। सो बज़ाहिर यही लगता है कि वो यहाँ पर अपने आप को फिट जो है वो फील नहीं कर रहे। वैसे भी उनके बारे में वो इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि वो इरफान राना साहब प्रेशर सर बन रहा है उनका। कहते हैं कि चेकअप के लिए जा रहे हैं, 3 बार का वजीर आजम और 2 बार भाई वजीर आजम, दूसरी बार वो हैं और पहली दफा सीएम बेटी और फिर खुद भी सीएम रह चुके हैं। पाकिस्तान भर में इलाज मुमकिन नहीं है उनका। वो गाना मैं जरा आपको सुनाता हूँ। जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा, बस आंसू बहा के सो जा। तोमते चंद अपने जिम्मे धर चले, जिस लिए आए थे सो हम कर चले। वो भाई एक रिक्वेस्ट है, रजी से गए कि वो जो मियां साहब के पास पाकिस्तान के मसाइल के हल की कुंजी थी ना, वो ले लें उनसे। राणा साहब वैसे वो कहीं साथ ही ना ले जाए। राणा साहब आप वो कुंजी जो है ना, राणा साहब आप भूखे नहीं मरते, बस संगत में मुझे रख लीजिएगा। राणा साहब वाइंड अप करें प्लीज। बस वो जो इनके पास मसाइल की कुंजी थी ना, जो लेके आए थे, मुल्क बचा लो नवाज शरीफ, इस मुल्क को यूं कर दो नवाज शरीफ, एक तरह से मिली नगमे भी यही ने जिमें तरले पांडे ने मैं नारा लगाना चाहता हूँ, काजी को बताना चाहता हूँ, वो तरले वाले मिली नगमे भी है ना थे वही जी ने। तो उनसे कहें वो चाबी खुदा का वास्ता पाकिस्तान को दे जाएं, जो कह रहे थे ना कि मैं लेके आया हूँ। ठीक है अनवर साहब सर आप क्या समझते हैं कि अभी इनका लंदन क्यों जाना इतना इंपॉर्टेंट है, और फिर वही सवाल है कि इजाजत मिली है या फिर खुद से कोई इन्होंने प्लान किया है? जिन्हें देखिए, ये जो एहसास साहब ने गाना गुनगुनाया, ये मियाँ साहब के साथ साथ रजी साहब के लिए भी था। अच्छा, अब रही बात नवाज शरीफ साहब की, वो बड़े नाला हैं सिस्टम से अपने भाई से, इसलिए वो लंदन जाना चाहते हैं, अपना तिब्बी मुआयना भी करवाएंगे और रिलैक्स भी करेंगे। और रही बात इजाजत की, तो इजाजत की कोई बात नहीं, वो यहाँ से ज्यादा वहां पर खुश होंगे। ठीक है, रजी साहब कुछ कहेंगे किस बारे में? इसी बारे मैंने तो अपना मिनट अब्बासी साहब को दे दिया। ऑलराइट, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।